Welcome to the Next Gen Bharat, sir. Hello, Aman. Thank you for inviting me. And being a Malvian, I think there is a special connect, right? And I want to uh, welcome all the participants, all your viewers. तो सबसे पहले आप अपने स्कूल लाइफ के बारे में बताइए कि आप स्कूल में पढ़ने में कैसे थे और आपका देखिए, इंटरेस्ट अमन, क्या था स्कूल में? मैं मेरठ से हूँ। और मेरी पूरी फैमिली बिजनेस फैमिली है। तो आपने HMT घड़ी का नाम सुना होगा। हाँ हाँ। तो हमारी HMT घड़ियों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी मेरठ में, मतलब यूपी में थी, मेरठ से ऑपरेट करते थे। तो मेरा पूरा जो रिश्तेदार, चाचा, मामा, दादा, सब बिजनेस फैमिली से, राइट? तो बीइंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, जैसा होता है बिजनेस फैमिली में, शुरू से ही बिजनेस में स्टार्ट हो जाते हैं, दुकान जाना, बिजनेस देखना। तो मैं भी थोड़ा थोड़ा करता था, बट मेरा मन नहीं लगता था, राइट? मैं तो बहुत नॉर्मल रही है। आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। 6th क्लास तक कोई ऐसे कुछ खास नंबर नहीं आते थे। फिर 7th क्लास से थोड़ा पढ़ाई में स्टार्ट हुआ, मैथ्स वगैरह में थोड़ा इंटरेस्ट हुआ। मैथ्स बहुत अच्छा लगता था, तो मैथ्स में अच्छे नंबर आते थे, बाकी बहुत नॉर्मल। फिर 9th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री आई, तो फिजिक्स को देख के तो मैं एकदम ब्लोन अवे कि क्या पढ़ लिया मैंने। फिजिक्स से मेरे अंदर का जो है ना स्टूडेंट जाग गया। उससे पहले मैं पढ़ता नहीं, फिजिक्स में पढ़ता रहता था, बहुत सारी किताबें अलग से इसमें पढ़ता रहता था। फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है, काइनेटिक्स स्पेशली। काइनेटिक्स और वेव्स, ये सब्जेक्ट्स बड़े अच्छे लगते थे। ग्रेविटेशन से स्टार्ट हुआ था वैसे तो, ये सब पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है। मैथ्स में भी ठीक था, बट कोई क्लियर नहीं था, मतलब कुछ पता नहीं था क्या करना है, राइट? इसमें कोई गाइडेंस थी नहीं और ना क्लैरिटी थी, तो फिर मस्ती करते रहते थे, मतलब क्लैरिटी नहीं थी। बस यही था लाइफ। और सर, इंजीनियरिंग उस समय का क्या प्रोसेस होता था इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और क्रेज कैसा था इंजीनियरिंग का एट दैट टाइम? तो क्रेज का ये है अमन कि जो भी बच्चे PCM में स्ट्रांग होते हैं, राइट? जो इंटेलिजेंट होते हैं, थोड़े से नंबर जिनके अच्छे आते हैं, इंटेलिजेंट में नहीं कहूँगा, जिनके नंबर अच्छे आते हैं, उनके माँ बाप उनको डॉक्टर या इंजीनियर बनाते हैं। जैसे कॉमर्स साइड में चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का तो कोई मुझे एक्सपोजर था नहीं, क्या करते हैं। तो मुझे इंजीनियर्स था कि यार मेरे सारे दोस्त इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, 3-4 दोस्त थे, मैंने कहा मैं भी पढ़ लेता हूँ इंजीनियरिंग के बारे में। तो यही था, मतलब अपने से खुद नहीं था कि इंजीनियरिंग करनी है, तो सब लोग तैयारी कर रहे थे, मैंने भी करने स्टार्ट कर दी। और हमारे टाइम पे MNR होता था या यूपी टेक, जिससे आपका पूरा ये यूपी के कॉलेजेस, है ना? और आपको थोड़ा बता देता हूँ, IIT का पहले एक एग्जाम होता था। हमारे टाइम से 2 एग्जाम होने लगे थे। एक होता था स्क्रीनिंग, उसमें एप्टीट्यूड क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते थे, और मेंस होता था जिसमें आपके वो प्रॉपर सॉल्व करते थे ना। तो इस तरह का हमारा एग्जाम होता था। तो सर, तो इंजीनियरिंग के लिए ट्रिपल एम क्यों चूज किया उस टाइम पे, और उस टाइम पे ट्रिपल एम इंजीनियरिंग के लिए कैसा कॉलेज था? देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं IIT ही टारगेट कर रहा था, राइट? मुझे नहीं मालूम था ट्रिपल एम कॉलेज भी, मुझे कोई कॉलेज नहीं पता था। मुझे यही था कि मुझे IIT क्लियर है ना। और मेरी 1526 रैंक भी आई थी उसमें, फर्स्ट लेवल पे। तो कॉन्फिडेंस और बढ़ा। बट मैं थोड़ा सा बहुत इरेगुलर स्टूडेंट था, बहुत मूडी। पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो पढ़ा, राइट? तो फोकस था नहीं मेरे पास, तो मेरा मेंस में नहीं हुआ। मेरा यूपी टेक में 400 रैंक आई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, और सेकंड अटेम्प्ट में 1526 रैंक आई। 1526 रैंक में मुझे IIT लखनऊ मिल रहा था, और गोरखपुर में मिल रहा था। मतलब IIT लखनऊ के पास सब मिल रहा था, सिर्फ MNR इलाहाबाद नहीं मिल रहा था, जो मेरा चॉइस था। तो मुझे ये पता था मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं लेनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे मिल रही थी मदन मोहन मालवीय में, तो वहाँ ली। इससे पहले कोई एक्सपोजर नहीं था, बट हाँ, जितने लोगों से पूछा, उससे ये समझा कि यार ये कॉलेज अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी। और सर, ट्रिपल एम में एडमिशन लेने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, ट्रिपल एम MSc स्पेशल कॉलेज है। स्पेशल क्यों है कि वहाँ जो लोग आते हैं ना, वो बहुत स्पेशल है। आप ये देखें, हमारे कॉलेज में उस टाइम पे जितने भी IAS निकलते थे, IES,
भयंकर हाँ जी। आईएएस निकलते थे हमारे यहाँ से। जितने भी पीएसयूज होते हैं ना, एनटीपीसी और ये सब बेल वगैरह, भयंकर लोग निकालते थे, पढ़ाकू स्टूडेंट बहुत थे। ओके। उस कॉलेज में एक बात है, राइट, एक बड़ा सा कैंपस है, पेड़ पौधे हैं, ताड़ी सुना होगा आपने, लोग ताड़ी भी पीते हैं वहाँ पीछे पहाड़ पे, पेड़ से हाँ नीचे। पीछे आम का बाग है, तो हाँ। जगह बहुत स्पेशल। वहाँ का एक तरीका है, यम यन, एम एम को यम, एन को यन। तो पहले दिन जब क्लास में यार, अरे बोल क्या रहे हैं यार, यम यन, समझ में नहीं आ रहा। वो बहुत अच्छा कॉलेज है। मुझे लगता है ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पे, है ना, क्रीम आता है वहाँ ओके। पे। और इस मामले में अच्छा था, बट फिर ये था कि कॉलेज में एक एक्सपोजर उस टाइम पे कम था, क्या करना है, क्या पढ़ना है, एक प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल नॉलेज कम थी। वो मेरे ख्याल से अभी मुझे पता नहीं कैसे होता है, जैसे वर्कशॉप्स होते हैं या रिसर्च होते हैं, वो बहुत कम था हमारे टाइम। तो वो एक मलाल था कि वो चीज़ नहीं हो रही है, बट देयर वर मोर पॉजिटिव्स देन नेगेटिव्स। सो आई या। एम वेरी प्राउड, यू नो, दैट आई डिड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम मदन मोहन मालवीय। ओके। तो सर पहले में आने के बाद आपका टारगेट क्या था कि मुझे प्लेसमेंट लेना है कि जाके, क्योंकि आपका बैकग्राउंड बिजनेस बैकग्राउंड है, तो कि जाके फिर से बिजनेस बैकग्राउंड में जाना है? एक्चुअली अमन, ये सवाल उन लोगों के लिए अच्छा है जो बहुत क्लियर होते हैं लाइफ में। मुझे कुछ नहीं पता था यार, मैंने 3 साल कुछ नहीं करा कॉलेज में। 3 साल? हाँ, मैं पहले साल में मेरे अच्छे नंबर आए थे, मेरी कॉलेज में 8th रैंक आई थी। वो हम्म। भी कैसे आ गई, पढ़ता मैं उतना ही, हमेशा ही मेरा मेरा फंडा ये था कि मैं पूरे साल कुछ नहीं पढ़ता। हम्म। एग्ज़ाम से 15 दिन पहले मैं पढ़ाई स्टार्ट करता था, किताब खरीद के लाता था या किसी से उधार ले लेता था। तो हम्म। मैं बहुत क्लियर नहीं था लाइफ में कि मुझे करना है। तो मैं कॉलेज भी नहीं जाता था, वो हमारे टाइम पे पंचम था। हम्म। तो मैं सुबह निकलता था 9 बजे, मैं कॉलेज नहीं जाता, सीधा पंचम जाता था। वो चाय समोसा खाता था, 11 बजे तक वहीं बैठता था। और फिर 11 बजे जाके वापस देखता था कौन-कौन सी क्लास हुई है। और किसी क्लास में, एक क्लास में जाके बैठ जाता था, हम्म। कभी लैब में नहीं गया। हम्म। तो क्लियर नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा, सी देयर इज़ नथिंग टू बी प्राउड अबाउट व्हाट आई एम सेइंग, या। राइट? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो लोग अपने लाइफ में क्लियर नहीं होते, वो टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा। एक ही चीज़ मैंने अच्छी करी कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस पे थोड़ा फ़ोकस था मेरा। हम्म। काफ़ी पेपर प्रेज़ेंट करे, मेरे पेपर प्रेज़ेंट मैंने आईआईटी राउरकेला में करा था, आईआईटी में करा था। फर्स्ट प्राइज़ भी मिला काफ़ी जगह मुझे। हम्म। तो एक्स्ट्रा करिकुलर IEEE का चेयरमैन था, वाइस चेयरमैन था मैं। IEEE में काफ़ी एक्टिव था मैं। तो ये था कि एक्सपोज़र बहुत अच्छा मिला कॉलेज में, जाके अपनी बातों को कैसे व्यक्त करना है, कैसा एक अलग से आइडिया को रिसर्च करना है, वो हम्म। चीज़ें बहुत अच्छी थी। कॉलेज में दोस्त बहुत अच्छे थे यार। अभी भी अपने वो 15, हमारा एक विंग था 15 लोगों को, हमको डिफ़ॉल्टर्स बोलते थे। ओके। क्योंकि हम लोग कोई भी नहीं पढ़ता था। हम्म। उन 15 में से 2-3 टॉपर भी थे कॉलेज में, बट पढ़ता कोई नहीं था। नोबडी वाज़ सीरियस अबाउट स्टडी, राइट? तो हमें डिफ़ॉल्टर बोलते थे। तो अभी भी उस टच में हूँ मैं, तो दोस्त बहुत अच्छे मिले। यू माइट नो सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर वेरी सीनियर पीपल इन इंडस्ट्री। कुमार गौरव वो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ऑफ आर्किटेक्चर इन ज़ी-स्केलर यूएस में। सचिन चौधरी वो इंडिया एमडी हैं साइबर सिक्योरिटी कंपनी के, राइट? तो अच्छा करा था। ओके। सो सर आपने जैसे बोला कि आपने 3 साल तक कॉलेज में केवल एंजॉय किया, ना फोकस नहीं था एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई फोकस नहीं। तो फाइनल ईयर में आपने क्या किया जिससे आपका एक अच्छी जगह पे प्लेसमेंट हुआ? फाइनल ईयर में क्या हुआ भाई, मैं आई स्टार्टेड स्टडीइंग IQ, like Shakuntala Devi and this kind of books, right? And little bit of programming. So क्या हुआ ना, मैं पहला कैंपस हुआ TCS का, हम्म। तो उसमें मेरा रिटर्न हो गया, इंटरव्यू नहीं हुआ। तो मेरे सारे दोस्तों को हो गया था, हम्म। सारे दोस्तों मतलब 15 में से 4-5 को हो गया था उसमें। मुझे बड़ा बुरा लगा यार कि दोस्तों की मतलब, ऑब्वियसली दोस्तों को ये तो अच्छा तो लगता ही है, पर ये भी बुरा लगा कि मेरा नहीं हुआ यार। हम्म। तो फिर मैंने अगले महीने की इन्फोसिस का कैंपस था, तो उसके लिए मेहनत करी। तो इन्फोसिस में हो गया था मेरा। बस फिर जब कैंपस हो गया उसके बाद डब्बा बंद, मतलब जो भी पढ़ाई थी सब बंद। अब करना क्या है? एमटेक भी प्लान था कि एमटेक करूंगा, फिर एमटेक की भी पढ़ाई बंद हो गई, राइट? ओके। तो ये था यार, बहुत बहुत ही नॉर्मल था। बट ओके। कॉलेज में मैंने एक चीज सीखी कि कम कम टाइम में कैसे पास होना है।
क्राइसिस हाँ मैनेजमेंट, यार। मेरे पे 2-3 डीसी भी लगी थी, ओके। तो कैसे उन सब चीज़ों से निकलना है, कब क्या करना है, ये दुनियादारी थोड़ी-सी वहाँ समझ ली थी। तो सर इस समय कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए आपका क्या गाइडेंस रहेगा कि कॉलेज में हैं तो ये 4 साल को कैसे यूटिलाइज़ करें वो? देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कॉलेज गया था लास्ट ईयर नवंबर में, हुँ, और वहाँ से मैंने 4 लोगों को हायर कराया, हुँ, है ना, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद मैंने कॉलेज से 2 लोगों को और हायर हायर करा। अभी तक मैं 6 लोगों को हायर कर चुका हूँ 1 साल में। ओके। तो करंट स्टेट में ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स ब्रिलियंट हैं, हुँ, क्योंकि मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे पता चल रहा है दीज़ गाइज़ आर वेरी, वेरी स्मार्ट, फर्स्ट थिंग। बट अभी उनको आता बहुत कम आता है। सो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ, कॉलेज में जो बच्चे हैं, आप यहाँ पे आ गए हो, राइट? ये एंड नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट? मस्ती सब करो, पास हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा सब सब बहुत ज़्यादा पढ़ो। इतना पढ़ लो कि 65-70% आ जाए, ताकि कैंपस में बैठ पाओ। क्योंकि काफ़ी कंपनीज़ में 65% 70% क्राइटेरिया होता है। इतना इतना इंश्योर करो। उसके बाद ना एक स्किल डिसाइड करना, हुँ, जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो। वो प्रोग्रामिंग हो सकती है, वो डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है, वो इन्वेस्टिंग हो सकती है, वो बिज़नेस हो सकता है। कोई एक चीज़ तो पकड़ लो यार, और उस पे रोज़ 2-3 घंटे मेहनत। This one thing, only this one thing will take you very far in your life. बाकी सब चीज़ नॉर्मल है। यू नो, एक 80-20 रूल होता है ना, कि 20% ही मेहनत 80% सक्सेस देती है, एंड ऑल दैट, राइट? हुँ, उसमें हुँ, एक लेवल नीचे चले जाओ, 20-80 रूल पे। 20 इंटू, राइट? तो मतलब अगर हम उसको और 1/4 कर दें, हुँ, तो मतलब आपका लगभग 4% आपका एफर्ट 64% रिजल्ट दे रहा है। समझ रहे हो? तो हाँ आप सर, हाँ। इसको आप अपना समझो, अगर आप एक स्किल डिसाइड कर सकते हो, जैसे आप हो, अभी यंग हो आप, हुँ, कोई तो ऐसी स्किल होगी कि आपको पता है, यार अमन, यार ये स्किल मैं अच्छा कर सकता हूँ, हुँ, तो मैक्सिमम टाइम उस पर फोकस करो, क्योंकि बाकी सब चीज़ों में तो आप एवरेज हो, हाँ, बट एक एक दो चीज़ में आप बहुत अच्छे होंगे, तो वो स्किल पहचान लो और उस पे ही मेहनत करो, रोज 2-3 घंटे कॉलेज में, मस्ती जी, करो, सब कुछ करो, पढ़ाई भी नॉर्मल करो। दिस वन थिंग विल टेक यू वेरी फार। सो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी स्टूडेंट्स से कि टाइम पास करो, मस्ती करो, सब कुछ करो, एक चीज़ के लिए सीरियस हो जाओ। जी। तो सर जब प्लेसमेंट के बाद आपने कंपनी ज्वाइन कर ली, तो उस समय आपके जितने भी दोस्त लोग रहे होंगे, कोई दूसरे कंपनी में गया होगा, कोई दूसरे कंपनी में गया होगा। उस समय के फेज़ में बताइए, जब आप कॉलेज छोड़ते हैं, तब का क्या फीलिंग होता है? यार वो, जब आप कॉलेज छोड़ते हो ना यार, कॉलेज में जब तक आप अंदर थे ना, आप बहुत प्रोटेक्शन में थे, हुँ, राइट? दोस्त हैं, प्रोफेसर्स हैं, पैसे मम्मी-पापा भेज रहे हैं। हुँ, जब आप कॉलेज छोड़ते हैं ना, थोड़ा मैं आगे की बात बताऊँ, लाइफ वहाँ से स्टार्ट होती है, ओके। राइट? बट जिस दिन आप कॉलेज छोड़ रहे हो, तो उस दिन तो बहुत इमोशनल होता है यार, ऑब्वियसली, कि दोस्त छोड़ रहे होते हैं। हुँ, आप जाओगे, अपने रूम को देखोगे, आप जाके प्रोफेसर से मिलोगे, अपनी कैंटीन में। इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट, बट वो पास हो जाता है, हुँ, राइट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि लाइफ यहाँ से स्टार्ट होती है। राइट? आपने वो पिक्चर देखी होगी, रंग दे बसंती, हाँ, देखी है आपने? हाँ सर देखा तो है। आमिर खान से कोई पूछता है कि यार तुम, उसकी एज उस टाइम 35-36 थी, हाँ, कॉलेज। तो बोल रहा है, यार तू अपने कॉलेज से बाहर क्यों नहीं जा रहा? तो बोला ना, यार कॉलेज के अंदर तक ना मैं राजा हूँ, हुँ, और कॉलेज डीजे इज़ किंग, बट कॉलेज के बाहर बड़े-बड़े डीजे पिस जाते हैं। वही बात है यार। कॉलेज में ना, कॉलेज के बाद लाइफ स्टार्ट होती है। आपको पैसा देखना है, करियर ग्रोथ देखना है, फिर शादी हो जाएगी, हुँ, राइट? इट्स ऑल गुड, बट देन यू आर फेसिंग रियल लाइफ। अभी तक आप पापा, बड़े भाई से पूछ के काम करते थे। नाउ हुँ, यू आर रनिंग द शो, राइट? हुँ, अकाउंटेबिलिटी सारी आपकी हुँ, हुँ, है।
सर आप अपने जॉब के एक्सपीरियंस को बताइए, जब आपने कॉलेज छोड़ के जॉब करना स्टार्ट किया। जॉब का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। मैं थैंकफुल हूँ गॉड का कि मेरा टीसीएस में नहीं हुआ और इन्फोसिस में हुआ, क्योंकि इन्फोसिस उस टाइम पर टॉप कंपनी थी। मैं 2005 का पास आउट हूँ, ओके। and they called us in their Mysore campus for training, and the campus was huge and the training was excellent। 4 महीने जो हमें ट्रेनिंग दी गई थी, मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में ऐसी कहीं ट्रेनिंग दी जाती है। हमें भाई साहब बेसिक प्रोग्रामिंग से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, डेटाबेस कैसे काम करता है, मुझे अभी नहीं पता कैसा करते हैं, बट जब हमारा टाइम था तो अमेजिंग ट्रेनिंग थी। तो मैं वो नोट्स दे देते पतले पतले, बट उनकी एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी, तो मैं उनके नोट्स पढ़ता था और लाइब्रेरी में जाके इतनी मोटी मोटी ओरेकल की किताब भी पढ़ता था बैठ के कि डेटाबेस कैसे काम करता है। बड़ा अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन ये सब करा। फिर जॉब करना स्टार्ट कर दिया, मेरा पुणे चला गया, बैंक ऑफ अमेरिका पहला कस्टमर था। अब यहाँ से अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। अब हम जो कोड लिख रहे हैं ना, वो बैंक ऑफ अमेरिका के वो चल रहा है उनके सॉफ्टवेयर में, राइट? अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ करते हो तो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। हालांकि देर प्रोसेस, तो वहाँ जाके सीखा कि प्रोडक्शन में कोड लिखने का मतलब क्या है। कोडिंग नहीं जैसे छोटे से प्रोग्राम लिख दिया, वो कोडिंग नहीं है। बड़े बड़े करोड़ों लाइन के सॉफ्टवेयर है, उसमें जाके मॉडिफाई करना है बैठ के, उनको समझना है कोडिंग कैसे करना है, डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, टेस्टिंग कैसे करना है ना, ये सब चीज़ें, डिज़ाइन कैसे बनाना है, सब चीज़ें सीखी। तो 2-3 साल बड़ा मज़ा आया, बहुत सारे टूल्स बनाए पुणे में। तो 2008 में अमेरिका चला गया, तो बहुत अच्छा था। मतलब मैं बोल सकता हूँ इन्फोसिस उस टाइम में बहुत एथिकल कंपनी, आई वाज वेरी लकी। नारायण मूर्ति साहब थे उस टाइम पे, नंदन नीलकंठ थे, मतलब अमेजिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट 2 ईयर्स। फिर मैं यूएस चला गया, उसके अलग एक्सपीरियंसेस रहे। ओके। तो सर इंडियन कल्चर और यूएस कल्चर में क्या होता है डिफरेंस, और एज ए कॉलेज स्टूडेंट हम लोग क्या सीख सकते हैं वहाँ से? देखो सरफेस लेवल पे अगर सोचोगे ना आप, तो आपको लगेगा यूएस बहुत अच्छा है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े घर हैं, लोग बहुत मेहनती हैं, राइट? बट अगर आप डीपर थिंकिंग पे जाओगे ना, बहुत कुछ सीखना है हमें यूएस। जिस तरीके से वो रिसर्च करते हैं, हमारे लिए कहाँ रिसर्च करते हैं। यहाँ तो रिसर्च पे टाइम पास हो रहा है। रिसर्च बजट कितना है हमारा? हमारे कॉलेज का रिसर्च बजट कितना है? हु इज रिसर्च? नहीं है। रिसर्च तो नहीं है इंडिया में, राइट? तो वी शुड वैल्यू व्हाट दे हैव डन इन लास्ट आई वुड से 70-80 इयर्स। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बना ली है। उस टाइम पे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बना दी यार, इतनी 106 कितना फ्लोर की वो बिल्डिंग है, उस टाइम बना दी। तो दे हैव डन ग्रेट यार। दे आर कंपनी लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, मेटा, तो दे हैव डन गुड। पैसे की कमी है नहीं वहाँ पे, सोशल सिक्योरिटी, पैसा मिल जाता है, लाइफ इज कंफर्टेबल, पीपल आर मोर ट्रांसपेरेंट, बात घुमा घुमा के नहीं करते हैं, ऐसे है भाई, ऐसा कर लो ना, स्ट्रेट आंसर, राइट? तो ये है इनकी पॉजिटिव साइड। दूसरी साइड बट ये है कि देखिए इंडिया का जो कल्चर है, अब मुझे नहीं पड़ता आप लोग कितना पढ़ते हो, बट इंडिया के अगर आप गीता पढ़ो, उपनिषद्स पढ़ो, बहुत बहुत नॉलेज है यार। व्हाट यूएस इज लैकिंग इज दिस कल्चर, जो हम भी भूल चुके हैं। व्हाट इंडिया हैज इज अवर कल्चर, जो हमारी नॉलेज है, मेडिटेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, राइट? वी हैव प्रोड्यूस सम जीनियस, राइट? ईश्वर चंद्र बसु, आर्यभट्ट, वो फेस, वो इरा चला गया कहीं, राइट? वो इरा वापस आ जाए तो यूएस के बाप बच सकते हैं लोग, right? तो वो चीज मिस कर रहा है। यूएस डजंट हैव दैट ग्रेट हेरिटेज, दैट कल्चर इंडिया हैज। तो सर आपका जो बैकग्राउंड था वो टोटली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का था, तो वहां से आप इन्वेस्टमेंट के और कब और कैसे शिफ्ट हो गए? देखिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करी, फिर मैं कंप्यूटर साइंस में चला गया। ये बात ये है 2008 की, मैं यूएस चला गया था। सो आई वाज वर्किंग फॉर बैंक ऑफ अमेरिका, उनके सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा था, एक मॉड्यूल का लीड बन गया था मैं। उस टाइम मेरे हाथ में किताब लगी, रिच डैड पुअर डैड, ओके। बड़ी अच्छी किताब थी, रॉबर्ट कियोसाकी की। रॉबर्ट तो मैंने एक दिन में खत्म कर दिया। बट उस किताब के राइट साइड पे एक पेज था, उसमें लिखा था इफ यू वांट टू लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग रीड वन अप अपॉन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। ये किताब जब मैंने पढ़ी,
मेरा दिमाग घूम गया, राइट। मेरा मतलब दिमाग के पकड़े उड़ गए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना था, ना देखा था, किसी ने मुझे नहीं बताया था दुनिया को इस तरह से देखने का, इन्वेस्टिंग को इस तरह, पैसा इस कमाने का इस तरीके से, राइट। किताब मैंने पढ़ा, मुझे 30-40% ही समझ में आई, समझ में नहीं आई, बहुत टेक्निकल किताब थी, क्योंकि मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से तो था नहीं, कॉमर्स मैंने करा नहीं था। तो मैं यूएस में मैंने क्या करा, 11th-12th की अकाउंटेंसी की बुक मंगाई, सारी अकाउंटेंसी की बुक पढ़ी मैंने 11th-12th। ओके। फिर इस किताब को दोबारा पढ़ा, उस किताब को मैंने 7-8 बार पढ़ा, 7-8 बार। मतलब विदिन 3 मंथ्स। ओके। मतलब एक पागलपन की तरह से पढ़ा था उस किताब, दिन रात बैठा रहता था बस। और उस किताब को मैंने पूरा सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर दिया। मेरा पहला सॉफ्टवेयर मैंने लॉन्च करा था 2009 में। वो किताब और पीटर लिंच की जितनी भी किताब थी, पीटर लिंच और वॉरेन बफेट की जितनी भी किताबें थी, उनकी जो भी समरी थी, उन किताबों को मैंने एक सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर दिया। मैंने नहीं, मतलब मेरा दोस्त भी था गौरव नायडू, दोनों हम 6 बजे आते थे अपने ऑफिस से, 7-8 बजे तक खाना खाते थे, रात को 2-3 बजे तक कोडिंग करते थे। वो सॉफ्टवेयर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उस सॉफ्टवेयर से जब जो भी हमने पैसे लगाया 2010 में, वो सारे स्टॉक 2-3 गुना 4 गुना, उस समय बहुत पैसा लगा। फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा हमको अपनी गलतियां पता चली, हमने पैसा तो कमा लिया, पर हमको समझ में आया कि ये रियल इन्वेस्टिंग नहीं है, हम कुछ गलतियां कर रहे हैं, स्टॉक मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, ये सब सीखा हमने। तो कमिंग टू योर आंसर है कि मैं टेकी हूँ, मेरा कोई ऑफिशियल, आई एम नॉट अ सीए, बट आई हैव read a lot of books and I have learned by doing in the market. राइट। पिछले काफी साल से मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। आज मैं 1 साल पहले मैं फाइनेंशियली फ्री हुआ हूँ। बस फाइनेंशियल फ्रीडम में मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, सैलरी इंपॉर्टेंट है, बट सैलरी से इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टिंग नॉलेज। आज मैं जो फाइनेंशियल फ्री हुआ हूँ उसमें से 40% कॉन्ट्रीब्यूशन मेरी सैलरी का है एंड 60% कॉन्ट्रीब्यूशन मेरी इन्वेस्टिंग नॉलेज का है। राइट। तो ये जर्नी रही है यार। अभी मेरी एक सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है, right? And I hire people who are MBAs and CA and CFAs. तो सर इन्वेस्टमेंट आपने वहां से सीखा, फिर आपने, तो सर जॉब से जो आपका स्टार्टअप की ओर अपना एक कंपनी स्टार्ट करना, वो थॉट कहाँ से आया? यार ऐसा नहीं है, ये अभी आया है। मैं 2005 में जब स्टार्ट करा था, 2006 में मैंने अपनी कंपनी खोली थी, जो आप आजकल की कंपनी है nobroker.com। काफी बड़ी कंपनी हो गई है। वैसी कंपनी मैंने, मेरे फ्रेंड गौरव नायडू, यासिर और 2-4 लोग थे, वैसी कंपनी 2006 में खोली थी। तो स्टार्टअप का थॉट एक नया थॉट नहीं है यार, बिजनेस, वी आर बिजनेस पीपल, राइट। पूरा खानदान बिजनेस करता है, राइट। तो बिजनेस और टेक्नोलॉजी को मिक्स कर दिया। तो पहली बार वो प्रोडक्ट बनाया था हमने, बहुत अच्छा पुणे में वो प्रोडक्ट बना था। इन्फोसिस ने अपने पोर्टल पे वो प्रोडक्ट का इंटरफेस डाल रखा था, दे लाइक इट सो मच, राइट। तो थॉट पुराना था, इट्स इन द ब्लड यार, आई वुड से, कभी निकाल नहीं सकते मेरे अंदर से आप। हाँ, वो तो है। फाइनेंशियली फ्री हुआ, सोचा करूंगा क्या, तो मैंने कहा अपना बिजनेस ही कर सकता हूँ, और मुझे क्या आता है, इन्वेस्टिंग, टेक्नोलॉजी और बिजनेस ही मुझे आता है, और तो मुझे कुछ आता नहीं है। ओके। तो सर जो स्टूडेंट इस समय कॉलेज में है, अगर उनको कुछ फाइनेंस के बारे में सीखना है और इंटरेस्ट है, कुछ सीखना चाहते हैं, तो स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? स्टार्ट यहाँ से नहीं करना चाहिए। हर आदमी इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर और इन्वेस्टर नहीं बन सकता है। हर आदमी को अपना जीनियस जोन, एक किताब है द जीनियस जोन, मैं चाहता हूँ आपके व्यूअर और आप लोग पढ़ें उसको। इसमें ये बताया जाता है कि अपने अंदर की जो कला है, भगवान ने हर आदमी को एक कला दी है, किसी को बोलने की, किसी को सॉफ्टवेयर बनाने की, किसी को क्रिकेट खेलने की, अपनी कला पहचाननी चाहिए। तो मैं बोलूंगा अपने, आपके व्यूअर्स को और आपको, अभी इन्वेस्टिंग तो सेकंड स्टेप है, पहले तो ये सोचो भाई मेरे अंदर क्या क्या है। सो रीड दैट बुक, अपने अंदर की कला पहचानिए और उस पर मेहनत करिए। अब बात है इन्वेस्टिंग की, बट चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे विराट कोहली हो, कोई भी हो आप,
आपको पर्सनल फाइनेंस आना ही चाहिए। हम्म। तो अब पर्सनल फाइनेंस की कुछ अच्छी बुक पढ़नी चाहिए लोग, ओके। राइट? कैसे टैक्स होता है भाई, इन्वेस्ट करें, लगा दूं गोल्ड में, लगा दूं बिटकॉइन में, लगा दूं सारा पैसा लैंड में, लगा दूं सारा एफडी में, लगा दूं एनपीएस में, लगा दूं, कैसे डिसाइड करोगे? कोई तो फ्रेमवर्क होगा ना भाई। हम्म। तो वो उनको समझना है, ओके। राइट? और उनमें से जो लोगों का इन्वेस्टिंग फोकस है, जो हम्म। इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, वो ये सब किताबें पढ़ें, हम्म। पीटर लिंच को पढ़ें, राइट? और मोनिश पाबराई को पढ़ें, गौतम वैद भी अच्छा लिख रहे हैं आजकल, उनको पढ़ें। ओके। जो लोग हैंड्स ऑन काम करना चाहते हैं, अगर कॉलेज में, तो मुझे से कांटेक्ट करें, मैं उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट दे सकता हूँ, ओके। राइट? तो ये करें। तो सर यहाँ से दो क्वेश्चन निकलते हैं, क्योंकि जो आजकल की जनरेशन है वो बुक रीडिंग को उतना ज्यादा प्रेफर करती नहीं है, उनका फोकस है केवल किसी चीज को वीडियो के फॉर्मेट में देखना, फिर ऑडियो के फॉर्मेट में सुनना। तो उसके लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ये कहूँगा, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, हो रहा है, समय के साथ बढ़ना चाहिए, बट कुछ चीज़ें नॉन नेगोशिएबल होती हैं। अगर मुझे इफ आई नीड टू लर्न से टैक्सेशन, एक टॉपिक है, हाँ। यार यूट्यूब पे बहुत ऊपर के लेवल की बात करते हैं, 1 घंटे की वीडियो में क्या तो बताएगा वो, राइट? या फिर 5 मिनट की वीडियो में, वो सब सरफेस लेवल नॉलेज के लिए सब ठीक है। अगर आपको अपना टाइम पास करना है, छोटा मोटा नॉलेज करना है, ठीक है। या तो फिर कोई प्रॉपर कोर्स है यूट्यूब पे, राइट? अच्छा, किसने बनाया है कोर्स? भाई जिस आदमी का आप वीडियो देख रहे हो, आजकल यूट्यूब में क्या है ना भाई, कोई भी बना सकता है टैक्सेशन पे वीडियो, हाँ तो कोई भी इन्वेस्टिंग पे बना सकता है जो अच्छा बोलना चाहता है। तो हम्म। ये भी तो देखें किसने बनाया है वो, क्या उसने टैक्स लॉज में वो एक्सपर्ट है? तो कट इट शॉर्ट, मैं ये नहीं कहूंगा कि यूट्यूब पे देखना खराब है, ये वो खराब है, बट सी व्हेन जब जब आप बुक पढ़ते हैं ना, बुक कौन लिखता है? अगर वो उस फील्ड के एक्सपर्ट है। अगर मुझे इन्वेस्टिंग सीखनी है, तो मैं पीटर लिंच पढ़ूंगा, पीटर लिंच आके वीडियो तो बनाएगा नहीं। जो वर्ल्ड के बेस्ट परफॉर्मर्स हैं अपनी फील्ड में, वो बैठ के यूट्यूब थोड़ी बनाएंगे। वो बात अलग है, थोड़ी बहुत मार्केटिंग के लिए बना सकते हैं, बट वो आपको कोर्स नहीं बनाते, राइट? आपको किताबों से बहुत, मैं ये बोलूंगा, मेरा प्रेफरेंस है, जस्ट माय प्रेफरेंस, किताबों को, जो वर्ल्ड की बेस्ट किताबें हैं, आपको फाइनेंस सीखना है, फाइनेंस की अच्छी किताब पकड़ लो। आपको मार्केटिंग सीखनी है, उसकी अच्छी किताब पढ़ लो। आप जब किताब पढ़ते हैं ना, आप ठहराव के साथ पढ़ते हैं। 5 पन्ने पढ़ोगे, फिर चाय पियोगे, फिर सोचोगे, फिर क्या होगा, फिर दोबारा पढ़ोगे, वो ठहराव बहुत जरूरी है। यू नीड टू ऑब्जर्व दैट कंसेप्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अच्छी बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब आपको ऑगमेंट कर सकता है, बट दैट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ सीरियस नॉलेज। तो सर, जो बुक पढ़ना भी स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप इतने लंबे समय से बुक पढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बुक रीडिंग के बारे में शेयर कीजिए कि कैसे वो स्टार्ट करें, क्या क्या चैलेंजेस फेस करेंगे, तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो अपने से? इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं यार, इस क्वेश्चन को ऐसे देखना है कि बुक पढ़नी क्यों है। देखो, अगर मैं उनको टिप्स बता दूंगा कि 15 मिनट बैठ के पढ़ लो, फिर गाना सुनने चला जाओ, ये सब, देखो, किसी आदमी को भूख होती है ना, ही विल फिगर आउट। अगर मुझे फाइनेंस सीखना है ना, आप स्टेशन में बिठा दो, बैठ के पढ़ लेगा आदमी, कोई टिप्स नहीं। उसके अंदर वो भूख है क्या सीखने की, राइट? दैट्स वेयर आई स्टार्ट। सो अगर आपका कोई पैशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना एरिया ऑफ पैशन चेक करें, राइट? और फिर उससे रिलेटेड बुक पढ़ें। एक दो मैं टिप्स दे सकता हूँ कि आप जब कोई बुक पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं 10 दिन बाद क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो शेयर कर सकता हूँ। मैं एक बुक को तीन तरीके से डिवाइड करता हूँ। ई मतलब प्रिंसिपल, टी मतलब टिप्स, ई मतलब एग्जीक्यूशन। तो मैंने कोई भी पेज पे मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन लगी कि ये एग्जीक्यूशन में काम आएगी, तो वहां पे मैं ई लिख के गोला बना देता हूँ, ऑनलाइन लगा देता हूँ। किसी भी पेज पे मुझे लगता है ये प्रिंसिपल की बात कर रहा है, गाइडलाइन की बात कर रहा है, तो वहां पे मैं पी लिख देता हूँ, ऑनलाइन कर देता हूँ। आखिरी में मेरा इंडेक्स बन जाता है
कौन से पेजेस पे पी है, कौन से पेजेस पे ई है। इससे फायदा क्या होता है, एक बुक को पढ़ने में 1 हफ्ता लग जाता है, कभी-कभी 2 हफ्ते भी लग जाते हैं। अब बुक तो आप भूल जाओगे 2 महीने बाद, हाँ, फिर क्या दोबारा 1 हफ्ता दोबारा पढ़ोगे उसको? ना, बट आपका वो अगर इंडेक्स होगा ना, आप देखोगे हम्म, अच्छा इस किताब में पी यहाँ लिखा था, ई यहाँ था, टी यहाँ था। आप सिर्फ उन हम्म, पेजेस को रिवाइज़ करेंगे, आपकी पूरी बुक रिवाइज़ हो गई। जो हम्म, काम आप 1 हफ्ते में करते हो, वो आप आधा घंटे में रिवाइज़ हो गया, हम्म, है ना? तो ये आपका ये ट्रिक हो सकती है। तो पहला ये रहेगा कि आपको कोई बुक पढ़नी क्यों है? अगर आपके पास उसका सवाल क्लियर है ना, तो आप उसको बढ़िया से पढ़ोगे। और दूसरा वो टिप्स बना लो, टिप्स, प्रिंसिपल, एग्जीक्यूशन, तो रिवीजन में बहुत हेल्प आएगी और बाकी भूलोगे नहीं फिर आप उसको। बाकी सर, जैसे आपने कहा कि अगर जिसको फाइनेंस के बारे में सीखना है आपसे कांटेक्ट कर सकता है, तो उसका क्या मोड है कांटेक्ट करने का, कि कांटेक्ट कैसे करें? देखो यार, मैं मालवियन हूँ, तो आप मेरा वैसे ईमेल आईडी ले सकते हैं। आपके व्यूअर्स के लिए मैं अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैंने हायर कर रखे हैं। कितने बैठे हैं बाहर? 8-9 लोग अभी इस टाइम बैठे हैं, ये इंजीनियरिंग टीम में, मालविया से ही है, राइट? ओके, इनमें से भी किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब ओके, आपके हमारे कॉलेज के ही बच्चे हैं। कोई एल्गोरिथम्स लिख रहा है, कुछ मार्केटिंग भी कर रहे हैं, कुछ लोग डीप हम्म, बैकएंड लिख रहे हैं। हम्म, बट मैं आपकी सहूलियत के लिए अपना एक आईडी डाल देता हूँ, जिस पे आप या आपके व्यूअर्स कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग इक्विटी रिसर्च में पैशनेट हैं, हम्म, उन लोगों के लिए मेरा रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाता है। आई रियली वैल्यू पीपल जिन लोगों को फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं बहुत खुले हाथों से उनको लूँगा। श्योर सर। बाकी सर, अगर एक क्वेश्चन था कि ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या होता है? ईटीएफ मींस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आई थिंक अभी ना, आप ये व्यूअर्स को ना, मुझे लगता है कि पर्सनल फाइनेंस, हम्म, राइट, कितना पैसा कहाँ लगाना है, वो ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, और म्यूचुअल फंड में और डायरेक्ट स्टॉक में क्या अंतर है? ठीक है, एक्सचेंज ट्रेड फंड ट्रेड होते रहते हैं, वो अलग, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हम लोगों के लिए समझने ओके, में। मुझे लगता है कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी पर्सनल फाइनेंस पर फोकस करना चाहिए। ओके, सेकंड प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी पे अपनी स्किल पे फोकस करना चाहिए। हम्म, और दूसरी लेवल पे पर्सनल फाइनेंस पे कुछ किताबें हैं जो मैंने बताई, रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। ओके, एक वीडियो भी देख सकते हैं, है ना? मेरा वेबिनार भी जॉइन कर सकते हैं, मैं भी सिखाता हूँ पर्सनल फाइनेंस थोड़ा-थोड़ा। ओके, ये कर सकते हैं। और देखिए, म्यूचुअल फंड एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। हम्म, जो लोगों को कम नॉलेज है, टाइम नहीं है, वो म्यूचुअल फंड कर लेते हैं। जिन हम्म, लोगों के पास अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, वो हम्म, डायरेक्ट स्टॉक में डील करते हैं। जैसे हमारी हम्म, रिसर्च कंपनी सीओ रिसर्च, हम लोग हम्म, इंडिया के सारे स्टॉक्स को, सारी कंपनी को रिसर्च करते हैं। तो हमारे कस्टमर्स को बैठ के म्यूचुअल फंड नहीं देखना कि कौन-सा अच्छा है। हम हम्म, उनको रिसर्च करके बताते हैं कहाँ पैसा लगाना है, कितना लगाना ओके, है, राइट? उनको कुछ में उनमें उनको डिसीजन मेकिंग कुछ नहीं करना है। तो हम्म, अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं इन्वेस्टिंग में। एक हो गया आपका, जैसे आपने बताया ईटीएफ, एक होता है म्यूचुअल फंड, एक होता है पीएमएस, एक होता है हम्म, एआईएफ, एक होता है डायरेक्ट हम्म, स्टॉक। इस तरीके से इक्विटी में हो गया। फिर डेट में आ जाते हो तो आप फिक्स फिक्स डिपॉज़िट हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया है, डेट म्यूचुअल हम्म, फंड हो गया है। हम्म, गोल्ड में जाओगे तो गोल्ड हो गया, फिजिकल गोल्ड हो गया, हम्म, सॉवरेन गोल्ड हो गया है। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास। ओके। तो पहले सब जिसको भी फाइनेंस सीखना है, पहले जाके बुक पढ़ना चाहिए, और फिर वहां जब उनको मिलेगा कि उनको रियल में इंटरेस्ट है कि नहीं उनका उस फील्ड में। हाँ, फाइनेंस हर आदमी को, देखिए फाइनेंस हर आदमी को नहीं सीखना है, पर्सनल हम्म, फाइनेंस हर आदमी को सीखना है। ओके, हर आदमी इन्वेस्टर नहीं बन सकता, ओके। बट पर्सनल फाइनेंस सबको पता होना चाहिए। सर, सर पर्सनल फाइनेंस में अगर आप कुछ टिप्स अगर यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, कि एज ए कॉलेज स्टूडेंट जो भी पॉकेट मनी होती है, कुछ स्कॉलरशिप होती है, उसको कैसे कैसे मैनेज करना चाहिए? यार मस्ती करो, अगर पॉकेट मनी मिली है और स्कॉलरशिप मिली है, थोड़ी मस्ती करो, उसको उसके ऊपर लैक मत करो। खुद समोसे, चाय समोसे खाओ, दोस्तों को खिलाओ, तो बच जाए। उसको अपनी स्किल अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली है, हम्म, उस स्किल से रिलेटेड किताब, कोर्स या हैंड्स ऑन कुछ करने के लिए पैसा खर्च करो, हम्म, हम्म, राइट? और जिन लोगों को इन्वेस्टिंग का शौक है, आप ये मत सोचो कि आप ₹500 इन्वेस्ट कर रहे हो। ये हम्म, 500 500 500 कब
20 लाख बन जाएंगे ना, पता भी नहीं चलेगा, अगर अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म में, राइट। तो अभी से थोड़ा अगर सोच लें कि कंपनीज कैसे ग्रो होती हैं, टाइटन 2000 गुना हुई है, 2000 गुना 20 साल में, मतलब कोई आदमी 1 लाख रुपए लगा दे तो 20 करोड़ रुपए हो जाते हैं। इट कैन चेंज लाइफ, राइट। लोग 50 साल काम करके 5 करोड़ नहीं कमा पाते हैं, राइट। इन्वेस्टिंग से क्या हो सकता है पावर। तो अगर आपके पास सरप्लस पैसा है अभी भी, तो आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, बट पहली प्रायोरिटी ये है कि आप अपने स्किल्स पे पैसा खर्च करें और अपने दोस्तों के साथ चाय समोसा खाएं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, है ना। क्योंकि काम करेंगे बाद में, जिन लोगों के साथ बैठ के चाय समोसा खाया है ना अभी 2025 में, यही आपके साथ 2065-70 से बैठ के काम कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, आप किसको ओके। बोलना सोचते जो टेक्नोलॉजी अब आ रही है, एआई हो गया, ये सब जो इन्वेस्टमेंट मार्केट में कितना इम्पोर्टेंट रोल कर सकता है? सी अमन, एआई का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है इस पर। जो काम 10 घंटे में हो रहा था वो बहुत एफिशिएंटली 5-5 मिनट में हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा सारा काम हो रहा है, 80% काम हो जा रहा है, राइट। एआई हमारा इन्वेस्टिंग फील्ड को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, हमें बहुत ज्यादा कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ती है, 20-20 घंटे बैठना पड़ता है, अब हमें इम्पोर्टेंट बातें जल्दी पता चल जाती है। तो एआई हैज अ बिग रोल इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल, बी इट फाइनेंस, बी इट कोडिंग, बी इट मार्केटिंग। मार्केटिंग में जो लोग वीडियो बनाते थे, ग्राफिक्स बनाते थे, अब एआई से बन जाते हैं, right? But AI is not a replacement of human as of now. It is to augment his capabilities, his efficiencies. तो एक यहाँ पे से क्रॉस क्वेश्चन होता है कि जो एक कॉमन स्टूडेंट के माइंड में एक डर है कि एआई आएगा तो उनका जॉब आ जाएगा एंड ऑल, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं ये इंडस्ट्री में बैठा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है जॉब्स कम हो जाए, करंट टाइप की जॉब कम हो जाए, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, नॉर्मल मार्केटिंग के लोग हैं, हो सकता है नॉर्मल जॉब कम हो जाए, क्योंकि जो काम 10 लोग कर रहे थे शायद अब 4 लोग कर रहे हैं, 3 लोग कर रहे हैं। बट एआई इज क्रिएटिंग इट्स ओन सेट्स ऑफ जॉब। एआई की वजह से कुछ नई जॉब्स भी तो बनेंगी, जब जो इतने बड़े बड़े नए डाटा सेंटर बनेंगे, राइट, इतने एलएलएम बन रहे हैं और इतनी एआई बेस्ड एप्लीकेशन बन रही है, इन्हें किसी को तो कोड करना पड़ेगा, तो है ना। तो एक नया, देखिए मैं ये सवाल में ऐसे, अगर मैं थोड़ा और पीछे चला जाऊं, 1980-90 में जब कंप्यूटर्स आए थे, सब लोग डर गए थे कि अब तो हमारा काम सब कंप्यूटर कर लेंगे, बैंक वाले डर गए थे। मैं उस टाइम कॉलेज में था, राइट, कि पासबुक छपवा के लाना पड़ता था, पैसा कटवाना पड़ता था, राइट। अब दिन में आप 20 ट्रांजेक्शन करते हो, खट 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 यूपीआई से आप, तो क्या बैंक वाले कम हो गए? नहीं, मेरे ख्याल से तब से 20 गुना हो गए होंगे बैंक, नंबर ऑफ बैंक्स एंड बैंक पीपल। वो तो है। तो बहुत हार्ड है प्रेडिक्ट करना। बट मेरा व्यू है, मेरा पर्सनल व्यू है, मतलब इस चीज पे कोई डेफिनेटिव आंसर तो नहीं दे सकता, पर मेरा पर्सनल व्यू ऐसा है कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब थोड़ी कम हो सकती है, इसलिए अपनी स्किल पे ध्यान रख के अभी से तैयार हो जाए। डोंट अज्यूम कि जॉब लगी जाएगी भैया, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, जॉब नहीं लगेगी। इट हैज बिकम टफ। अपने आप को इनेबल करें, एआई पे इनेबल करें, और सब लोगों को एआई पे इनेबल होने की जरूरत नहीं, कुछ लोगों को बिजनेस करना है, कुछ लोगों को मार्केटिंग करना है, तो अपनी अपनी स्किल पे मेहनत करें। अगर आपको अपना काम आता है फिर क्या डर है? तो ये है या क्या एआई है, क्या फर्क पड़ता है? दूसरी बात है ना, जो प्रॉब्लम आपके हाथ में वही तो सॉल्व कर सकते हो। जो प्रॉब्लम आपके हाथ में नहीं है तो उसके कैसे सॉल्व करोगे? जो हाथ में वो तो कर लो पहले। राइट। तो सर अब बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं थोड़ा सा, कि कॉलेज में आपका सबसे यादगार मोमेंट क्या था पूरे 4 साल में? एक तो बताना बहुत मुश्किल है, बट बहुत सारे जो जो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। जब पहले दिन कॉलेज गया था तो मेस वाले ने छोले भटूरे खिलाए थे, और वो छोले भटूरे इतने बढ़िया बनाए थे उसने
मुझे लगा यार ये आदमी मुझे इतना अच्छा खाना मिलाएगा तो मजा ही आ जाएगा। एक हफ्ते बाद उसने इतना गंदा खाना दिया था। राइट। तो ये था जब जॉब लगी पहली बार, जब हाँ। उसने नाम अनाउंस करा नितिन कुमार, लगा यार अब जॉब भी लग गई है, उस टाइम बड़ा प्राउड फील हुआ था। हम्म। मेरा दोस्त था अंशुल अग्रवाल, जब वो मिस्टर, वो ना फर्स्ट ईयर में एक जैसे मिस्टर इंडिया होता है, हाँ होता है। तो मिस्टर फ्रेशर्स। हाँ, तो मिस्टर वीएस हॉस्पिटल हॉस्पिटल था ना विश्वेश्वरैया, हाँ तो हाँ है। वो वीएस बना था, मिस्टर फर्स्ट ईयर बना था वो। तो जब वो फर्स्ट ईयर बना, मिस्टर फर्स्ट ईयर बना था, तो बहुत खुश हुआ था। 15 मिनट तक मैं कॉलेज में भागते ही रहा था कि मेरा दोस्त मिस्टर वीएस बन गया है। बहुत सारे मोमेंट थे, सारे मोमेंट थे, कोई एक नहीं था। एक मोमेंट ये था कि एक लड़की ने मेरी किताब मांगी थी, एक जूनियर लड़की थी, तो तब भी खुश हुआ था कि ये लड़की किताब मांग रही है मेरे से। बहुत सारी चीजें। यस। और सर अपने फर्स्ट सैलरी को आपने स्पेंड कैसे किया था? याद नहीं है यार, इंडिया की फर्स्ट सैलरी याद नहीं है, यूएस की फर्स्ट सैलरी याद है। मैं ओके। यूएस गया था ना, तो मुझे स्कॉच का बहुत शौक था। ओके। मेरे पास लैपटॉप नहीं था, ओके। जब मेरी पहली सैलरी आई थी तो मैं एक बहुत बढ़िया स्कॉच लेके आया था, सिंगल मॉल्ट, और एक अपने लिए बढ़िया सा लैपटॉप लेके आया। ओके। और सर कॉलेज जो 4 साल का आपका कॉलेज था उसमें कोई रिग्रेट है आपका कि आपने कॉलेज लाइफ में कुछ एंजॉय नहीं किया, फिर या फिर कोई ऐसा चीज जो एक्सप्लोर नहीं किया? देखो, रिग्रेट इस सेंस में तो नहीं है, एंजॉय नहीं करा, एंजॉय तो बहुत करा यार। हम्म। मतलब ऐसा कोई दिन ही नहीं गया कि एंजॉय ना करा हो। दो चीजों का मुझे लगता है जो नहीं करनी चाहिए, एक अपनी समझ के हिसाब से आदमी ना लड़ाई कर लेता है, ग्रुप हम्म। ज्वाइन कर लेता है, हाँ हाँ। वो सब चीजें कि ना कोई उस टाइम आप हीट ऑफ द मोमेंट में कर जाते हो, बट उस चीज का कोई वैल्यू नहीं है। अब जैसे मेरे पे 3 डीसी बैठ गई, क्या जरूरत थी, राइट? अननेसेसरी। सभी तो बच्चे हैं यार, वो आपसे लड़ने थोड़ी आ रहे हैं, उनका उनकी भी अपनी प्रॉब्लम है। हम्म। पहले तो ये ना करो। दूसरा ना, जैसे मैंने आपको बताया, हम्म। रिग्रेट नहीं कहूंगा, बट अगर कोई बता देता ना यार कि कॉलेज में ना तुम चाहे कम पढ़ो, हम्म। बट कोई एक स्किल पकड़ लो, उसका महारत हासिल कर लो, हाँ। तो दैट वुड हैव सेव्ड माय 4 इयर्स। 4 इयर्स नहीं, आगे के 10 साल भी, मतलब शुरू के 4-5 साल पता ही नहीं था करना क्या है। जॉब भी कर रहे हैं, स्विच मार रहे हैं, पता ही नहीं क्या करना है, सिर्फ पैसे के लिए स्विच मार रहे हैं। हम्म। जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना थोड़ी है यार, ये हाँ वो पर्पस तो भी है। तो है, कुछ करने भी तो आए हैं, जो उखाड़ना भी तो है। वो तो तो वो है क्या है सर। कि अगर कॉलेज में ही मिल जाती फर्स्ट ईयर में, हम्म। और हमारे स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में पता चल जाए मुझे क्या करना है, हम्म। ऐसा हम इंडियंस आगे लगा देंगे ना। हाँ सर वो तो है। फिर हमारे बच्चे यूएस थोड़ी जाएंगे, यूएस वाले बच्चे यहाँ काम करने आएंगे, यहाँ से हम्म। मैक्सिमम से टॉप कंपनी बनेंगे। हम्म। तो वो करना चाहिए। ओके। उसी का एक चेंज, अगर मेरे को वापस जाने का मौका मिला, मैं यही एक चेंज करूंगा बस। डीसी बीसी भी छोड़ो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वापस जाके ये करना कि यार जो मेरा पैशन था, मैं फिर से हम्म। उसको फॉलो करूँ। तो सर अगर आप कुछ बुक्स सजेशन हो आपके साइड पे जो इस समय कॉलेज फर्स्ट ईयर में है और अपने पैशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि आखिर वो पैशन को ढूंढे कहाँ से कि कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बुक देखिए, सजेशन। मैं एक दो किताब का नाम ले सकता हूँ, बट मैं एक इसमें हिंट दूंगा। ओके। एक किताब जीनियस जोन है, जीनियस जो। उस किताब को आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसके लिए बना हूँ। ओके। एक मैं लिंक डालूंगा इस फॉर्म में, मैंने एक फॉर्म बनाया है, हाउ टू फाइंड योर जीनियस जोन, जिसको किताब नहीं पढ़नी है ना, आधा घंटे में काम निपटाना है। हम्म। तो क्योंकि मैंने इस पूरी रिसर्च करके एक फॉर्म बना रखा है, किसी ओके। भी स्टूडेंट को अपना जीनियस जोन फाइंड करना है, अगर हम्म। वो फॉर्म भर ले, उसको आधा घंटे में समझ में आ जाएगा मेरे अंदर क्या खूबियां हैं। ठीक है, ओके। तो वो मैं लिंक मुझे याद दिलाना, ठीक है इसका सर। लिंक। मैंने कुछ पहले एक भी और लिंक बताया था, वो 2 लिंक डालेंगे अपन लोग, है ना। ओके। अब एक किताब बहुत अच्छी है जो यूनिवर्सल सबके लिए अच्छी है, नेपोलियन हिल साहब की किताब है, थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच या। अगर आप उस किताब को समझ लेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स कैसे काम करता है।
हमको लगता है हम कुछ डिसाइड कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम ये नहीं समझ पा रहे हम जो डिजायर करते हैं उससे यूनिवर्स कैसे चलता है, कैसे यूनिवर्स हमारी हेल्प करता है। तो दैट इज अमेजिंग मैनिफेस्टेशन के बारे में आप बोल रहे मैनिफेस्टेशन के बारे हैं। में, बहुत ही अमेजिंग किताब है। अच्छा, एक किताब है जो लोग कम बोलते हैं या कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं है, उनके लिए पढ़नी चाहिए किताब डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस। एंड हाँ, फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल है। वो किताब, मतलब मैं बहुत किताब पढ़ता हूँ, मेरे पास ऑफिस में 100-150 किताबें हैं, घर पे 200-250 किताबें हैं। बट अगर मैं किताबों को रैंक करूँ ना, दैट विल कम इन टॉप 10। इतनी अमेजिंग बुक है, मैं अभी भी रेफर करता हूँ उसको बार बार। तो ये सब किताबें हैं। और एक चीज और बोलना चाहता हूँ, किताबों के अलावा अगर कोई मेडिटेशन कर पाए तो मेडिटेशन विल टेल यू एवरीथिंग। मेडिटेशन, हमको लगता है मेडिटेशन बैठ के 15 मिनट कोई मंत्र फूकना है या कोई पिक्चर देखनी है। See, if you can meditate for 15 minutes, no, it will give you lot of clarity in life. और जब आप रोज करते हैं ना, आपके अंदर की ऐसी ऐसी ताकतें जागृत हो जाती है ना, राइट? यू फील कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। किताबों के साथ साथ अगर कुछ लोग मेडिटेशन कर सकते हैं 15 मिनट आंख बंद करके, देखिए वो जो गाइडेड मेडिटेशन है यूट्यूब पे जो भी है, पहली बात तो कोई भी पेड मेडिटेशन कोर्स मत करो, जो भी है कोई जरूरत नहीं। अगर आपको सीखना है तो जैसे आर्ट ऑफ लिविंग वाले भी सिखाते हैं, अच्छा सिखाते हैं, आर्ट ऑफ सदगुरु भी सिखाते हैं, अच्छा ईशा योगा। कुछ नहीं करना ना, कुछ मत करो, स्टार्ट कर दो गाइडेड मेडिटेशन से। तो अपना बज रहा है गाना वाना मंत्र जो भी बज रहा है, बैठ जाओ। जब आप थोड़ा बैठने की स्थिति में हो जाओ कुछ महीने बाद या बैठ पाओ, तो कुछ मत करो, आंख बंद करो, अपनी सांसों पे सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। आपका जितना भी टेंशन होगा ना भाई सब सब रिलीज हो जाएगा। सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस करो, कुछ महीने ये करो। उसके बाद कुछ भी मत करो, ना सांस पे फोकस करो, ना कोई मंत्र पढ़ो, आंख बंद करो, बैठ जाओ। बस जो बॉडी में हो रहा है, जो थॉट आ रहे हैं, सबको बस ऑब्जर्व करते रहो। दैट इज द ग्रेटेस्ट सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन। जस्ट ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड योर हेड, योर बॉडी। इट विल टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योरसेल्फ जो आपने सोची भी नहीं होगी। तो स्टेप नंबर मैं बता देता हूँ। 1, in an introductory stage you might take some help, गाइडेड मेडिटेशन को कोर्स कर लो। बहुत ज्यादा पैसा मत खर्च करो, 500-600 रुपए खत्म, महीने के नहीं, एक बार बस। उसके बाद सिर्फ अपनी सांसों पे ऑब्जर्व करो। और थर्ड, कुछ मत करो, आंख बंद करो। क्या है ये उन लोगों के लिए है जो एक प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं, कोई ऐसा स्टेप नहीं। आप सीधा सेकंड स्टेप पे भी आ सकते हो कि किसी के पास मत जाओ, नो कोर्स, नथिंग, नो बुक, आंख बंद करो, अपनी सांसों पे ध्यान। यू कैन स्टार्ट विद दिस। बाकी सर हम लोग अब पॉडकास्ट के एंड की ओर आ चुके हैं, और ट्रिपल एम को अगर आपका कोई फाइनल मैसेज हो तो वो आप दे सकते हैं। देखिए, मैं ट्रिपल एम में काफ़ी बच्चों से, काफ़ी प्रोफेसर से टच हुआ, और मैंने हायरिंग भी करी है। मेरे पास हायरिंग का ऑप्शन था कि मैं नोएडा से कर लूँ, क्योंकि हमारी कंपनी इज बेस्ड आउट ऑफ नोएडा, बट वी कॉन्शियसली टुक अ डिसीजन टू हायर फ्रॉम गोरखपुर। तो मेरा एक व्यू ये है कि ट्रिपल एम के जो बच्चे हैं ना, बहुत सॉलिड है। उनका जो आईक्यू लेवल है, जो रेजिलियंस लेवल है, फेल होने के बाद उठना, राइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो 100 मार्क्स टू द स्टूडेंट्स देयर। मैं इन एडिशन टू दिस ये कहना चाहूँगा, जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग में थोड़ा सा पीछे हैं, तो काफ़ी सारी इंग्लिश मूवीज देखना स्टार्ट कर दें। स्टार्ट टॉकिंग टू योर बैचमेट्स इन इंग्लिश, क्योंकि हम चाहे ना चाहे, यू नो, इंग्लिश हैज बिकम द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑफिस, एंड यू नीड टू प्रेजेंट थिंग्स, राइट। इंग्लिश में ध्यान दें, है ना। और तीसरा, जैसे मैंने बोला था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपनी स्किल को पहचाना। तो ये करते रहेंगे। जैसे देखिए, सिर्फ अब किताबों पर रिलाई मत करो यार, जैसे अब एआई आ गया है,
कॉलेज में से कितने लोग रैक बना रहे हैं, ओपन एआई के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, आज कितने लोग पाइथन में डीप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो ये सब करते रहो ना यार, तभी तो इंडस्ट्री रेडी होगे। ओके सर, थैंक यू सो मच जो आपने अपना टाइम इस पॉडकास्ट के लिए दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अमन, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक, कीप टॉकिंग।